हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। और आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट स्टार्ट करने वाले हैं एंड द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज सेल एंड इट्स डिस्कवरी। ईयर था 1665। एक इंग्लिश साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, उन्होंने एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया और अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने डिफरेंट चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज शो की गई है। ये उनका सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था। उनका माइक्रोस्कोप जो था वो कुछ इस तरह का दिखता था। ये आज भी लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है। तो अपने माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने डिफरेंट चीजों को ऑब्जर्व किया और उनको ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने उनकी डायग्राम्स, उनके इलुस्ट्रेशंस बनाए और अपनी बुक के अंदर उनकी जो भी स्टडीज थी उनको पब्लिश कराया। उनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफी। उन्होंने जो डिफरेंट चीजें ऑब्जर्व की थी उनमें से ही एक चीज थी कॉर्क। उन्होंने कॉर्क का एक पतला सा स्लाइस काटा और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। अब ये कॉर्क होती क्या है? कॉर्क जो होता है वो ओक ट्री होती है। एक पेड़ होता है जिसका नाम है ओक। ओक ट्री होती है। उसकी बार्क यानी उसकी जो छाल होती है उसमें से ऑब्टेन किया जाता है। और ये जो होता है, आपने वाइन्स की बॉटल्स देखी होंगी। वाइन्स की बॉटल्स के ऊपर जो स्टॉपर्स लगे हुए होते हैं वो कॉर्क के ही बने हुए होते हैं। तो उन्होंने पतली सी स्लाइस काटी कॉर्क की और उसको अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने देखा कि जो आपकी कॉर्क थी वो कुछ इस तरह की दिख रही थी। कैसा लग रहा है ये स्ट्रक्चर देखने में? ये उन्हीं की बुक का एक पेज है माइक्रोग्राफिया के अंदर। उसका इलुस्ट्रेशन दिया हुआ है तो वो कुछ इस तरह का दिख रहा था। आप इस पेज के ऊपर देख सकते हो, ये है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक की पेंटिंग है। ये रॉबर्ट हुक की बुक का पेज है। उनकी बुक का नाम, जैसे मैंने आपको बताया, माइक्रोग्राफिया था। आप देख सकते हो मिनट बॉडीज जो उन्होंने मतलब ये उसी का एक पेज है। और उसके अंदर उन्होंने डिफरेंट चीजें जो बनाई थी उसका एक ग्लिम्स आप इस पेज के ऊपर देख सकते हो। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीजों को बहुत बारीकी से देखते उनके डायग्राम्स और जो भी उनकी ऑब्जर्वेशन थी वो अपनी बुक के अंदर लिखी थी। तो जब उन्होंने कॉर्क को ऑब्जर्व किया तो कॉर्क जो थी, उन्होंने देखा कि कॉर्क तो कुछ कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिख रही है। मधुमक्खी के छत्ते जिस तरह का होता है, आपने बी हाइव देखी होगी। बी हाइव कैसी होती है? बी हाइव के अंदर छोटे 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 हेक्सागोन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। उन हेक्सागोन्स को हनीकॉम्ब बोला जाता है। और ये जो कॉर्क थी ये भी इस तरह का ही उन्हें कुछ दिख रहा था। तो बी हाइव मधुमक्खी के छत्तों को बोलते हैं और उनके अंदर ये जो हेक्सागोन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब जो एक कंपार्टमेंट होता है उसका, उसको ही हनीकॉम्ब बोलते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने बोला ये तो मुझे कुछ हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो उन्होंने कॉर्क सेल ऑब्जर्व की थी। तो वहीं से ही उन्होंने उस पर्टिकुलर हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर को नाम दे दिया सेल। लैटिन में सेल का मतलब, सेल जो है एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से डिराइव किया हुआ है, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। क्योंकि वो उनको छोटे छोटे रूम्स जैसे दिख रहे थे, इसलिए रॉबर्ट हुक ने उन हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को, जो इस तरह के हेक्सागोन जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे थे, उनको बोल दिया कि ये तो सेल जैसा दिख रहा है। और इसी तरह से सबसे पहले जो है फॉर द फर्स्ट टाइम सेल की बारे में किसी ने बात की। उसके बाद काफी सारे साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप्स के थ्रू डिफरेंट चीजों को देखना और डिस्कवर करना शुरू कर दिया। उन्हीं साइंटिस्ट में से दो साइंटिस्ट थे, श्लेडन एंड शिवान। श्लेडन एक बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट यानी ऐसा जो बॉटनी स्टडी करते हैं। बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स और उनसे रिलेटेड चीजों को जो स्टडी करते हैं वो बॉटनिस्ट होते हैं। तो श्लेटन एक बॉटनिस्ट थे। उन्होंने 1838 में सोचा कि देखते हैं सारे के सारे प्लांट्स के अंदर क्या सेल्स होती हैं। सारे के सारे प्लांट्स को अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, क्या वो भी सेल्स के बने हुए होंगे? उन्होंने देखा, अरे वाह, सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं हमारे जो है सेल्स के बने हुए होते हैं। वहीं पर दूसरे साइंटिस्ट थे शिवॉन। ये एक जूलॉजिस्ट थे, ये एनिमल्स को स्टडी करते थे। इनके दिमाग में आया क्यों ना मैं एनिमल्स के पार्ट्स को देखूं कि क्या एनिमल्स भी सारे के सारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो शिवॉन ने देखा कि सारे के सारे एनिमल्स भी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो श्लेडन और शिवॉन
श्लेडन ने ये जो बात की थी प्लांट्स के बारे में 1838 में की थी, और शिवॉन जो थे उन्होंने 1839 में। और इन दोनों की ही ऑब्जर्वेशंस को मिलाकर एक थ्योरी दे दी गई जिसे हम सेल थ्योरी बोलते हैं। तो व्हाट इज सेल थ्योरी, आगे देखते हैं। तो इन दोनों ने तो ये बातें बोल दी थी। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चॉ। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई आप दोनों ने तो बता दिया कि प्लांट्स और एनिमल्स सारे सेल्स के बने हुए होते हैं, मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। क्या आपको पता है कि पुरानी जो नई सेल्स आती हैं वो कहाँ से आती हैं? नहीं, चलो मैं बताता हूँ। सारी की सारी सेल्स जो होती हैं अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले से सेल्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं, उन्हीं से आती हैं। उन्होंने बोला ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड होती हैं, और डिवाइड होने के बाद, टूटने के बाद, वो और डिफरेंट तरह की सेल्स बना देती हैं। जैसे ये एक सेल है, सेल देखो टूटना शुरू हो रही है, टूटने के बाद दो सेल बन गई। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये किसने बोला? रुडोल्फ विर्चॉ ने। रुडोल्फ विर्चॉ ने क्या बोला? ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने ये 1855 में बोला। और इन तीनों की ही स्टेटमेंट्स को मिलाकर एक थ्योरी दी गई, और उस थ्योरी में 3 पॉइंट्स आते हैं। 3 पॉइंट्स आपको ध्यान देने हैं। तो क्या कहती है सेल थ्योरी? सेल थ्योरी कहती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो लिविंग है तो वो सेल का ही बना हुआ होता है। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है। सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। एंड तीसरा पॉइंट, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये 3 पॉइंट्स हैं जो सेल थ्योरी के अंदर आते हैं। इसके बाद अब बात चल गई कि सेल, शिवॉन ने, श्लेडन ने भी सेल की बात कर दी। श्लेडन, शिवॉन, रुडोल्फ विर्चॉ तीनों ने मिलकर सेल थ्योरी दे दी। क्या अब हम बता सकते हैं, क्या हम सेल को डिफाइन कर सकते हैं कि एक्चुअल में सेल होती क्या है? तो अगर हम सेल को डिफाइन करना चाहें, हम बड़े सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। या हम बोल सकते हैं सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। या तीसरी चीज हम, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है, सेल इज द फंडामेंटल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये 3 बातें हम सेल के बारे में बोल सकते हैं, और सेल को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? आपके एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाई सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो देख लेते हैं। तो आपकी जो सेल्स होती हैं, क्योंकि the cell is the smallest unit of life and all the living beings are made up of cells, hence cell is called the structural unit of life. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में सबसे छोटी यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट किस चीज की होती है? सेल से बनी हुई होती, मतलब क्या होता है? सेल होती है। इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। और कोई भी सेल, a cell is capable of carrying out all the life processes। जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को करनी जरूरी होती हैं, सच एज न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा, वो सारी की सारी एक सेल कर सकती है। लाइफ प्रोसेसेस ऐसी प्रोसेसेस होती हैं, इस तरह की आप बोल सकते हो ऐसी प्रोसेसेस हैं, इस तरह की फंक्शंस हैं जो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को करना जरूरी होता है, और अगर वो प्रोसेसेस जो हैं वो ऑर्गेनिज्म ना करे तो वो मर जाएगा। इस तरह की प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस बोला जाता है। जैसे रेस्पिरेशन, ब्रीथ, जैसे हम हैं, हम ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ थिंक करने के बाद हमारी हर एक सेल के पास हम क्या ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। हम हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको हम बॉडी के बाहर निकालते हैं, हम डाइजेशन करते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम ना करें तो हम मर जाएंगे। तो ये जो सारी लाइफ प्रोसेसेस हैं, ये एक सिंगल सेल परफॉर्म कर सकती है। तो इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों बोला हमने किसी भी सेल को? जिस तरह से एक बड़ी सी बिल्डिंग की सबसे छोटी यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट ईंट होती है। आप एक ईंट को बार बार रखो, बार बार रखो, आप कमरा बनाओगे, कमरे के ऊपर एक और कमरा खड़ा कर दो, पूरी बिल्डिंग बन जाती है। उसी तरीके से आप सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम सेल बोलते हैं। तो इसलिए सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे प्लांट्स, चाहे प्लांट्स हो, कोई भी प्लांट है, प्लांट को अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको डिफरेंट सेल्स नजर आएंगे। प्लांट, सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं
सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। या हम एनिमल्स की बात करें, हम अपनी बात करें, वो भी हम भी किसके बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। नाउ क्या अब आप आंसर कर सकते हो, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ? आपकी बुक का ये क्वेश्चन है, हमने इतनी डिटेल में पढ़ लिया, अब आपको ये आंसर देना आना चाहिए। तो कैसे हम कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में 2 लाइन में आप इसका आंसर कर सकते हो कि सेल इज डिस्कवर्ड बाय सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 using his self designed microscope while observing a unit while observing a thin slice of cork। तो इस तरह से रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल को। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात और है कि जो रॉबर्ट हुक ने सेल्स ऑब्जर्व की थी वो एक्चुअल में लिविंग नहीं थी। आप देखोगे जो बार्क होती हैं, कोई भी प्लांट है, कोई भी ट्री है, उसकी जो बार्क होती है वो डेड सेल से मिलकर बनी हुई होती है। और रॉबर्ट हुक जो देख रहे थे वो एक्चुअल में प्लांट्स की सेल वॉल्स, मतलब जो उनका बार्क थी, बार्क की सिर्फ सेल वॉल्स थी, बाकी का पूरा पोर्शन जो था वो हॉलो था, खाली था। तो उन्होंने डेड सेल ऑब्जर्व की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आपसे कि डेड सेल किसने ऑब्जर्व किया, सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर की, तो आप रॉबर्ट हुक बोलेंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो डिस्कवर्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, लिविंग सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, तो आप बोलोगे एंटोन वैन ल्यूवेनहूक ने सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया, डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर 1674 के दौरान। अब एक यहाँ पे चीज आती है, एक नाम दिया हुआ है साइंटिस्ट का, परकिंजी, आपके एनसीईआरटी के अंदर। 1839 में इन्होंने जो लिविंग पार्ट होता है सेल का उसको नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है आप देखोगे, अभी हम सेल को डिटेल में भी स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए आप जब स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो आपको और क्लियरली पता चलेगा। अभी के लिए आप ये समझ लें, अगर सब ये सेल होती है, सेल आप अपनी छोटी क्लास में पढ़कर आए हो, सेल किन तीन चीजों की बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म होता है, और उसके सेंटर के अंदर एक और डेंस वेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला सारा लिविंग पार्ट देखें, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कंबाइन करके हम प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं। तो ये सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म वर्ड किसने दिया, परकिंजी के। आप अपनी बुक को पढ़ोगे तो बुक का शुरुआत में जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो आपको इसी डिस्कवरी के बारे में बताता है। क्या कहता है, while examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. Cork is a substance which comes from the bark of a tree. This was in the year 1665 when Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. Robert Hooke called these boxes cells. Cell is a Latin word for a little room. ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया, ये आपका पहला ही पैराग्राफ है, और आप इसको अगर आपको लंबा और डिटेल आंसर लिखना है तो ये उसी क्वेश्चन का आंसर है, वो डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। इसके बाद जो था, ये देखने में तो बड़ी छोटी सी डिस्कवरी लगती है कि क्या देखा, बस सेल नाम ही तो दे दिया, बट एक्चुअल में ये बहुत ही, मतलब देखने में बहुत इनसिग्निफिकेंट सा इंसिडेंट लग रहा है, ये बहुत छोटी सी बात है, बट एक्चुअल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। ये पहली बार था किसी ने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इतनी बारीकी से ऑब्जर्व किया था, और उन्होंने बोला था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिफरेंट यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं, डिफरेंट यूनिट से। And use of the word cell to describe these units is being used till this day in biology. आज की डेट में भी हम वर्ड सेल यूज कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। अब बात कर लेते हैं, जितना पार्ट हमने पढ़ा उसमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने एग्जाम्स के लिए याद रखने हैं। सबसे पहले आपको अब पता ही चल गया होगा, यू कैन इजिली डिफाइन अ सेल। सेल क्या होती है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वो डिस्कवर्ड सेल है नाउ। Robert Hooke discovered cell in 1665 by using a cell-designed microscope and observing a thin slice of cork. Why cell is called the structural and functional unit of life? Cell is called the structural unit of life because it is the smallest basic unit of life and smallest unit of living organisms, and all living organisms are made up of cells. And it is called functional unit
because a cell is capable of performing all the life processes which are essential for survival. Who discovered a living cell? लिविंग सेल किसने ऑब्जर्व की? अभी हमने देखा एंटोन वैन ल्यूवेन्यूग. What is protoplasm? The living content inside the cell, the fluid content आप बोल सकते हैं. And who coined the term protoplasm? Purkinje. What is cell theory? Cell theory हमने देखी. All plants and animals या all living cells are made up of, all living organisms are made up of cell and cell is the basic unit of life. पहला इसका पॉइंट है, जो हमने पहले दो पॉइंट्स देखे उनको कंबाइन करके बोल दिया. जो दो पॉइंट्स जो थे शुरू वाले वो किसने दिए थे? श्लेडन और शिवॉन ने. और उसका दूसरा जो थर्ड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट क्या था? कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और ये किसने दिया? रुडोल्फ विर्चॉन. Who proposed cell theory? मैंने बता दिया, श्लेडन, शिवॉन एंड रुडोल्फ विर्चॉन. So this was all about cell and its discovery. अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखने में मतलब काफी सारे ईयर्स आए हैं. ईयर्स आपको जस्ट एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताने के लिए यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, बट आपको हर एक ईयर याद करने की जरूरत नहीं है. बट हाँ, 1665 आप याद रखो, रॉबर्ट हुक वाला. आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा. थैंक यू. नेक्स्ट जो हम इसका पार्ट लेंगे उसके अंदर हम डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ द सेल्स